हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने दावा ठोककर अपनी बेइज्जती करा ली। महाभारत वाले गांधार के अफगानिस्तान वाले कांधार बनने की वो कहानी जो हर सनातनी को जाननी चाहिए, आज उसका चैप्टर भी खोल रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान की एक आदत है, भले ही पाकिस्तान बदहाल है, कर्जे में डूबा है, उधारी पे चल रहा है, लेकिन क्रेडिट लेने में कभी पीछे नहीं रहता। ईरान अमेरिका युद्ध के सीजफायर का क्रेडिट पाकिस्तान ले रहा है, दावा कर रहा है कि हम ही सीजफायर आगे बढ़वाएं। पाकिस्तान दूसरे देशों से ऑब्सेस्ड है क्योंकि उसका खुद का ना इतिहास है, ना ही साइंटिफिक इनोवेशन में पाकिस्तान कहीं दिखाई देता है। इसलिए दूसरों की संस्कृति को अपना बताता रहता है, दूसरे देशों के इतिहास को अपना बताता है। और ताजा मामला अफगानिस्तान के गांधार का है। गांधार जो आज अफगानिस्तान का कांधार है, जिसका संबंध महाभारत काल से है, जो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, वही गांधार आज बड़ी चर्चा में। गांधार को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भिड़ गए। आप देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने कहा है कि गांधार की संस्कृति, लोक कथाओं, संगीत पर पाकिस्तान का अधिकार है। अफगानिस्तान ने कहा कि जरदारी के दावे हास्यास्पद और गलत है। यानी पाकिस्तान गांधार की संस्कृति को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने उसे आईना दिखाया कि बॉस, इससे दूर रहो, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का मामला है। पाकिस्तान के दावों के बाद गांधार की फिर से चर्चा हो रही है। गांधार का इतिहास भारत से जुड़ा है और महाभारत में भी गांधार का जिक्र मिलता है। आपको गांधार के इतिहास का वो चैप्टर खोलकर दिखाने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि गांधार कैसे अफगानिस्तान का कांधार बना। क्या शकुनी के श्राप की वजह से गांधार बर्बाद हुआ था? और आज जिस गांधार की चर्चा हो रही है, उसको लेकर इतिहास के पन्नों में लिखा क्या है? गांधार पर इस चर्चा की शुरुआत पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के एक बयान से। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन सभ्यताओं के संगम पर स्थित है। शुरुआती पुरा पाषाण और नवपाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक, मोहनजोदाड़ो से और गांधार की सांस्कृतिक समृद्धि से लेकर मुगल युग तक, हमारी जमीन मानवीय रचनात्मकता, नवाचार और लचीलेपन की झलक दिखाती। गांधार की सभ्यता लोक कथाओं, रुबाब, तबला जैसे वाद्य यंत्रों पर पाकिस्तान का एकाधिकार है। इनके हिसाब से पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इन दावों पर अफगानिस्तान भड़क गया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जरदारी को करारा जवाब दिया। कहा कि पाकिस्तान के दावे हास्यास्पद और गलत है। गांधार तो अफगानिस्तान की सांस्कृतिक पहचान है। गांधार सभ्यता प्राचीन आर्यन सभ्यता से संबंधित है, जिसमें अफगानिस्तान के बमियान से सिंधु घाटी तक का क्षेत्र है। गांधार के रुबाब जैसे वाद्य यंत्र को यूनेस्को ने अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। करजई ने कहा कि गांधार सभ्यता एक साझा ऐतिहासिक विरासत है, न कि किसी एक आधुनिक देश की निजी संपत्ति। यानी अफगानिस्तान ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही नहीं है। गांधार की संस्कृति और सभ्यता पर पाकिस्तान का कोई एकाधिकार नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने माना कि गांधार पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। यह बात सही भी है, क्योंकि जिस गांधार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, वो तो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। आपको एक मैप दिखाता हूं, जिसे भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक दीपक कुमार लाल ने अपनी किताब द हिंदू इक्विलिब्रियम इंडिया सी 1500 बीसी से लेकर 2000 एडी तक में दिखाया है। इस मैप के मुताबिक गांधार भारत का हिस्सा था और भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह अखंड भारत का मैप है और इसमें पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिखाया गया, और जो आप हिस्सा देख रहे हैं गोल सा, वो है गांधार। यानी गांधार का सीधा कनेक्शन भारत से। उस समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और गांधार को महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। उस समय भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करते थे अखंड भारत में, उसके बारे में सुनिए। एक होता था अंग महाजनपद। आज का बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र महाभारत काल में अंग महाजनपद कहलाता था और यहां के का राजा कर्ण हुआ करते थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आज के बिहार का क्षेत्र महाभारत काल में जरासंध यहां के राजा थे। कोसल महाजनपद, यह अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र, यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके अलावा था कुरु महाजनपद, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। महाभारत काल में धृतराष्ट्र यहां के शासक थे। फिर था पांचाल महाजनपद, महाभारत काल में द्रुपद शासक यहां थे। फिर था मत्स्य महाजनपद, जो कि आज के राजस्थान का क्षेत्र है। महाभारत काल में यहां के राजा विराट हुआ करते थे। गंधार महाजनपद, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र आज की डेट में दिखाया गया है। महाभारत काल में राजा सुबल यहां पर राज करते थे, जो शकुनी के पिता थे।
भारत के इतिहास में गांधार का बहुत महत्व है। महाभारत के युद्ध में गांधार का बहुत बड़ा योगदान था। महाभारत के सभा पर्व में गांधार के बारे में क्या लिखा है, सुनिए। महाभारत में गांधार को रणनीतिक और व्यापारिक केंद्र बताया गया। गांधार उत्तर पश्चिम सीमा पर था, जहां से मध्य एशिया और भारत में व्यापार होता था। ट्रेड रूट होने की वजह से गांधार काफी धनवान और वाणिज्यिक रूप से मजबूत था। गांधार इतना अमीर था कि वो महाभारत काल में सम्राट युधिष्ठिर को उपहार भेजा करता था। महाभारत में गांधार की सेना के घोड़ों और सैन्य प्रबंधन की प्रशंसा की गई। शक्तिशाली और समृद्ध होने की वजह से गांधार के संबंध कुरु साम्राज्य से बने हुए थे। गांधार के राजा की पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। यह विवाह सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन भी था। गांधार की राजधानी तक्षशिला का तो अलग ही जलवा हुआ करता था। तक्षशिला दुनिया भर में अपने ज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। तक्षशिला का इतिहास तो रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भरत के बेटे तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। तक्षशिला में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बनाया गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय करीब 2700 साल पहले बना था। तक्षशिला में पढ़ाई करने के बाद ही चाणक्य आचार्य बने थे। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ने के लिए तक्षशिला भेजा। संस्कृत व्याकरण के आचार्य पणिनि ने भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में एक साथ करीब 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे उस समय। बॉस सोचिए, वेद की पढ़ाई, गणित की पढ़ाई, व्याकरण समेत 64 विषय यहां पढ़ाए जाते थे तक्षशिला में। 2700 साल पहले की बात बता रहा हूं आप। यह है हमारा गौरवशाली इतिहास जिसके बारे में बताया नहीं जाता। तक्षशिला में राजनीति, समाज विज्ञान और राजधर्म की शिक्षा दी जाती थी। युद्ध कला से लेकर अलग अलग कलाओं के बारे में सिखाया जाता था। महाभारत के समय का गांधार कैसे अफगानिस्तान का कांधार बना और कैसे कांधार बर्बाद हुआ, इसके बारे में भी आपको बताऊं। गांधार पहले संस्कृत शब्द था, लेकिन इस पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे अलग अलग राजा आए उसे अलग अलग नाम से बुलाते रहे। गांधार पर पर्शियन भाषा का प्रभाव पड़ा और ग की जगह क अक्षर आ गया, जिससे गांधार का नाम आगे चलकर कांधार हो गया। गांधार हमेशा से एक रणनीतिक जगह रही जो मध्य एशिया और भारत को जोड़ती थी। इतिहास में गांधार को कई बार लूटा और तोड़ा गया। गांधार को 5वीं और 6वीं शताब्दी में मध्य एशिया के घुमंतु हूणों ने लूटा और तबाह किया। इन हमलावरों ने भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले मौर्य साम्राज्य की संपत्तियों को भी लूटा था। मंदिरों को तोड़ दिया, बौद्ध धर्म के मोनेस्ट्री भी नहीं छोड़े, तक्षशिला को खंडर बनाकर छोड़ दिया। गांधार को 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक चंगेज खान ने तबाह किया। चंगेज खान ने शहरों को लूटकर आग लगा दी, यहां तक कि बामियान बुद्ध को भी तहस नहस कर दिया। और फिर जो स्थिति बनी वो तो आपके सामने है। लेकिन आज पाकिस्तान जिस गांधार को अपना बता रहा है, माफ कीजिएगा, जो कि अब कांधार है, उसका इतिहास अखंड भारत से जुड़ा हुआ है। और हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने दावा ठोककर अपनी बेइज्जती करा ली। महाभारत वाले गांधार के अफगानिस्तान वाले कांधार बनने की वो कहानी जो हर सनातनी को जाननी चाहिए, आज आप उसका चैप्टर भी खोल रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान की एक आदत है, भले ही पाकिस्तान बदहाल है, कर्जे में डूबा है, उधारी पे चल रहा है, लेकिन क्रेडिट लेने में कभी पीछे नहीं रहता। ईरान अमेरिका युद्ध के सीजफायर का क्रेडिट पाकिस्तान ले रहा है, दावा कर रहा है कि हम ही सीजफायर आगे बढ़वाएं। पाकिस्तान दूसरे देशों से ऑब्सेस्ड है, क्योंकि उसका खुद का ना इतिहास है, ना ही साइंटिफिक इनोवेशन में पाकिस्तान कहीं दिखाई देता है। इसलिए दूसरों की संस्कृति को अपना बताता रहता है, दूसरे देशों के इतिहास को अपना बताता है। और ताजा मामला अफगानिस्तान के गांधार का है। गांधार जो आज अफगानिस्तान का कांधार है, जिसका संबंध महाभारत काल से है, जो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, वही गांधार आज बड़ी चर्चा में है। गांधार को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भिड़ गए। आप देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने कहा है कि गांधार की संस्कृति, लोक कथाओं, संगीत पर पाकिस्तान का अधिकार है। अफगानिस्तान ने कहा कि जरदारी के दावे हास्यास्पद और गलत है। यानी पाकिस्तान गांधार की संस्कृति को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने उसे आईना दिखाया कि बॉस, इससे दूर रहो, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का मामला है। पाकिस्तान के दावों के बाद गांधार की फिर से चर्चा हो रही है। गांधार का इतिहास भारत से जुड़ा है और महाभारत में भी गांधार का जिक्र मिलता है। आपको गांधार के इतिहास का वो चैप्टर खोलकर दिखाने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि गांधार कैसे अफगानिस्तान का कांधार बना। क्या शकुनी के श्राप की वजह से गांधार बर्बाद हुआ था? और आज जिस गांधार की चर्चा हो रही है उसको लेकर इतिहास के पन्नों में लिखा क्या है? गांधार पर इस चर्चा की शुरुआत पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के एक बयान से। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन सभ्यताओं के संगम पर स्थित है। शुरुआती पुरा पाषाण और नव पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक
मोहनजोदाड़ो से और गांधार की सांस्कृतिक समृद्धि से लेकर मुगल युग तक हमारी जमीन मानवीय रचनात्मकता, नवाचार और लचीलेपन की झलक दिखाती है। गांधार की सभ्यता लोक कथाओं, रुबाब, तबला जैसे वाद्य यंत्रों पर पाकिस्तान का एकाधिकार है। इनके हिसाब से पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इन दावों पर अफगानिस्तान भड़क गया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जरदारी को करारा जवाब दिया। कहा कि पाकिस्तान के दावे हास्यास्पद और गलत हैं। गांधार तो अफगानिस्तान की सांस्कृतिक पहचान है। गांधार सभ्यता प्राचीन आर्यन सभ्यता से संबंधित है, जिसमें अफगानिस्तान के बमियान से सिंधु घाटी तक का क्षेत्र है। गांधार के रुबाब जैसे वाद्य यंत्र को यूनेस्को ने अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। करजई ने कहा कि गांधार सभ्यता एक साझा ऐतिहासिक विरासत है, न कि किसी एक आधुनिक देश की निजी संपत्ति। यानी अफगानिस्तान ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही नहीं है। गांधार की संस्कृति और सभ्यता पर पाकिस्तान का कोई एकाधिकार नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने माना कि गांधार पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। यह बात सही भी है, क्योंकि जिस गांधार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं वो तो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। आपको एक मैप दिखाता हूं, जिसे भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक दीपक कुमार लाल ने अपनी किताब द हिंदू इक्विलिब्रियम इंडिया सी 1500 BC से लेकर 2000 AD तक में दिखाया है। इस मैप के मुताबिक गांधार भारत का हिस्सा था और भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह अखंड भारत का मैप है और इसमें पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिखाया गया, और जो आप हिस्सा देख रहे हैं गोल सा, वो है गांधार। यानी गांधार का सीधा कनेक्शन भारत से। उस समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और गांधार को महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। उस समय भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करते थे अखंड भारत में, उसके बारे में सुनिए। एक होता था अंग महाजनपद। आज का बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र महाभारत काल में अंग महाजनपद कहलाता था और यहां के का राजा कर्ण हुआ करते थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आज के बिहार का क्षेत्र महाभारत काल में जरासंध यहां के राजा थे। कोसल महाजनपद, यह अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र, यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके अलावा था कुरु महाजनपद, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, महाभारत काल में धृतराष्ट्र यहां के शासक थे। फिर था पांचाल महाजनपद, महाभारत काल में द्रुपद शासक यहां थे। फिर था मत्स्य महाजनपद, जो कि आज के राजस्थान का क्षेत्र है, महाभारत काल में यहां के राजा विराट हुआ करते थे। गंधार महाजनपद, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र आज की डेट में दिखाया गया है, महाभारत काल में राजा सुबल यहां पर राज करते थे, जो शकुनी के पिता थे। भारत के इतिहास में गांधार का बहुत महत्व है। महाभारत के युद्ध में गांधार का बहुत बड़ा योगदान था। महाभारत के सभा पर्व में गांधार के बारे में क्या लिखा है, सुनिए। महाभारत में गांधार को रणनीतिक और व्यापारिक केंद्र बताया गया। गांधार उत्तर पश्चिम सीमा पर था, जहां से मध्य एशिया और भारत में व्यापार होता था। ट्रेड रूट होने की वजह से गांधार काफी धनवान और वाणिज्यिक रूप से मजबूत था। गांधार इतना अमीर था कि वो महाभारत काल में सम्राट युधिष्ठिर को उपहार भेजा करता था। महाभारत में गांधार की सेना के घोड़ों और सैन्य प्रबंधन की प्रशंसा की गई। शक्तिशाली और समृद्ध होने की वजह से गांधार के संबंध कुरु साम्राज्य से बने हुए थे। गांधार के राजा की पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। यह विवाह सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन भी था। गांधार की राजधानी तक्षशिला का तो अलग ही जलवा हुआ करता था। तक्षशिला दुनिया भर में अपने ज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। तक्षशिला का इतिहास तो रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भरत के बेटे तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। तक्षशिला में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बनाया गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय करीब 2700 साल पहले बना था। तक्षशिला में पढ़ाई करने के बाद ही चाणक्य आचार्य बने थे। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ने के लिए तक्षशिला भेजा। संस्कृत व्याकरण के आचार्य पणिनि ने भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में एक साथ करीब 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे उस समय। बॉस सोचिए, वेद की पढ़ाई, गणित की पढ़ाई, व्याकरण समेत 64 विषय यहां पढ़ाए जाते थे तक्षशिला में। 2700 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। यह है हमारा गौरवशाली इतिहास जिसके बारे में बताया नहीं जाता। तक्षशिला में राजनीति, समाज विज्ञान और राजधर्म की शिक्षा दी जाती थी। युद्ध कला से लेकर अलग अलग कलाओं के बारे में सिखाया जाता था। महाभारत के समय का गांधार कैसे अफगानिस्तान का कांधार बना और कैसे कांधार बर्बाद हुआ, इसके बारे में भी आपको बताऊं। गांधार पहले संस्कृत शब्द था
लेकिन इस पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे अलग अलग राजा आए उसे अलग अलग नाम से बुलाते रहे। गांधार पर पर्शियन भाषा का प्रभाव पड़ा और ग की जगह क अक्षर आ गया, जिससे गांधार का नाम आगे चलकर कांधार हो गया। गांधार हमेशा से एक रणनीतिक जगह रही जो मध्य एशिया और भारत को जोड़ती थी। इतिहास में गांधार को कई बार लूटा और तोड़ा गया। गांधार को 5वीं और 6वीं शताब्दी में मध्य एशिया के घुमंतु हूणों ने लूटा और तबाह किया। इन हमलावरों ने भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले मौर्य साम्राज्य की संपत्तियों को भी लूटा था। मंदिरों को तोड़ दिया, बौद्ध धर्म के मोनेस्ट्री भी नहीं छोड़े, तक्षशिला को खंडर बनाकर छोड़ दिया। गांधार को 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक चंगेज खान ने तबाह किया। चंगेज खान ने शहरों को लूटकर आग लगा दी, यहां तक कि बामियान बुद्ध को भी तहस नहस कर दिया। और फिर जो स्थिति बनी वो तो आपके सामने है। लेकिन आज पाकिस्तान जिस गांधार को अपना बता रहा है, माफ कीजिएगा, जो कि अब कांधार है, उसका इतिहास अखंड भारत से जुड़ा हुआ है।